इस भाग को सुनने से पहले कहानी का पिछला भाग अवश्य सुने। अपने रूम में जाते अनन्या सीधे बाथरूम में गई और शीशे में खुद का अक्स देखते जोरों से रोने लगी। उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो खुद को देखते बोलने लगी, ये क्या हो रहा है? हमें क्यों हिम्मत हार रहे हैं हम? कैसा एहसास है ये? क्यों हमें सब ठीक नहीं लगता? क्यों? कैसे कमजोर पड़ सकते हैं हम? कैसे? नहीं, नहीं, नहीं अनन्या, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। यहाँ तक पहुँचकर तुम अपने इंतकाम से पीछे नहीं हट सकती अनन्या। तुम अपने मम्मी पापा का दर्द, उनके आंसू कैसे भूल सकती हो? कैसे? तुझे सबका बदला लेना, सबका ये सब अनन्या खुद बोलते झट से अपने आंसू साफ करते अपने चेहरा में पानी की छींटें मरने लगी और लंबी सांस लेते बाथरूम से बाहर आते एक नज़र पूरे कमरे को देखते कबर्ड के पास जाते एक लेटर निकल उसमें कुछ लिखने लगी और कुछ देर बाद उस लेटर को देखते उसको फोल्ड कर एक लिफाफे में सकते सामने टेबल पर उस लेटर को रख दी और फिर से कबर्ड के पास जाते वहां से अपनी प्रेगनेंसी किट को निकली। कुछ देर तक उसको देखते ही रही, फिर उस किट को लेटर के साइड में रखते उसको वैसे ही खड़ी हुई देखती ही रही, फिर अपने नजरें घूमते पूरे कमरे को देखने लगी। उसके आंखों के आगे वो हर एक अच्छा बुरा नजारा घूमने लगा जिसको अरजात अपार्थ के साथ बिताई थी शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ उसकी कितनी यादें थी जहाँ उसकी जिंदगी तबाह हुई तो कुछ अलग एहसास मिला उसके जिंदगी में। पहली बार किसी पराये मर्द ने दस्तक दी, पहली बार उसने दोस्ती का एहसास जिया जिसमें उसको उन तीनों ने हर एक खुशियां देने की कोशिश किए थे। एक प्रिंसेस से भी ज्यादा आलिशान उसकी जिंदगी जहाँ सारा सुख था पर कैद भरा, वो सच में एक प्रिंसेस ही तो थी उन तीनों बिस्ट की, जहां उसको सारी दुनिया से छुपा रखना चाहते उनके माँ बाप से भी सिर्फ यही गलती थी उन तीनों की उसको कैद भरी जिंदगी दिए। पर इस एक सालों में उसने जितना दर्द सहा वैसे ही एक अलग एहसास भरी खुशियां भी देखी थी जिसकी अनन्या ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ महसूस करते अनन्या के आंखों से आंसू न चाहते हुए भी निकल रहे थे। वो पूरे कमरे को देखते बोलने लगी, कितनी यादें हैं इस चार दीवारों में जहां हम इसका एहसास लेकर जा रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था हमारी जिंदगी हमें कुछ ऐसे मोड़ पर खड़े करेगी। कस ये सब हुआ ही न होता। काश हम उन तीनों से मिले ही नहीं होते। पर जो भी हो, हमें यहाँ से एक ऐसे यादें मिल रही है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। आप तीनों ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा दर्द दिए तो ये भी हम झूठला नहीं सकते कि आप तीनों के वजह से ही हम असली जिंदगी जिए हैं। इस दुनिया के हर एक रंग को देख देख सुन और बोल सके हम आप तीनों का ये एहसान कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। पर इस एहसान के आगे, आप तीनों ने जो हमें दर्द दिया उसके आगे आपका ये एहसान बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इतना बोलते अनन्या झट से अपने आंसू साफ करते रूम के दरवाजे को ओपन की। वैसे ही सामने कुछ सर्वेंट और केयर टेकर खड़ी थी। अनन्या उनको देखते एक लंबी सांस लेते हुए बोली, हम आराम कर रहे हैं, आप लोग जा सकते, हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। अनन्या की केयर टेकर अनन्या के बात सुनते बोलने को हुई, ओके मैम, पर हम आपके साथ रहेंगे, सर का ऑर्डर है कि आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम न हो। अनन्या उनको देखते थोड़े रौब से बोली, उन्होंने बोला है ना हमें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो हमें हमारे आसपास किसी के एहसास से नींद नहीं आती। अनन्या के बात सुन वो लोग कुछ बोल नहीं पाए पर उनके चेहरे पर परेशानी झलकने लगे और अनन्या को देखते हुए बोले, ओके मैम आप रेस्ट कीजिए, हम सब यही दूसरे कमरे में हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें एक आवाज़ दे दीजिएगा और प्लीज़ मैम आप हमारे मौजूदगी के बिना कहीं मत जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वॉशरूम भी जाएगी तो प्लीज़ हमें एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अगर आपको एक छोटी से भी खरोच आई तो सर हमें ऐसी पनिशमेंट देंगे जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनन्या कुछ न बोलते अपना सर हाँ में हिला दी। वैसे ही वो सभी वहां से चले गए। अनन्या उनको जाते देखते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिएगा, और उनके जाते ही अनन्या रूम को लॉक कर तेजी से उस विल के पिछले एरिया के तरफ बढ़ी जहां पिछला दरवाजा था जो लॉक था। अनन्या अपने हाथों को देखने लगी जहां एक के था। अनन्या वैसे ही दरवाजे को ओपन करते तेजी से विल से बाहर गार्डन के बैक साइड निकली। वहां पर कोई भी गार्ड नहीं था। अनन्या चारों तरफ अपने नजरें घूमते उस गार्डन के एक छोटे से पुराने गेट को देखने लगी जहां पर भी लॉक लगा हुआ था। अनन्या दौड़ते हुए उस गेट के पास जाते उसी चाबी से इस लॉक को खोलते जैसे ही वहां से अपने कदम बाहर रखने लगी थी तभी उसको एक मीठी आवाज सुनाई दिया, मम्मा। वैसे ही अनन्या के पैर वही ही थम गए, उसके आंखें हैरानी से बड़े हो गए। वो झट से पीछे मुड़ इधर उधर देखने लगी पर वहां कोई भी नहीं था। तभी फिर से एक अलग मीठी आवाज आई, मम्मा। अनन्या फिर से बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे जिसे अनन्या के आंखें लाल हो चुकी थी। वो अपने लड़खड़ाते जबान से बोली, को कौन कौन है यहाँ? कौन पुकार रहा है? सामने आए।
तभी फिर अलग सी मीठी आवाज आई, मम्मा हम आपके टामी में हैं, आपके बेटू मम्मा, जिसे अनन्या रोते हुए अपने कांपते हाथों को अपने पेट में रखी। तभी उसको 3 अलग अलग धड़कन महसूस हुआ। अनन्या उसको महसूस करते हुए बोली, हम हमारे हमारे बच्चे। वैसे ही फिर से मीठी आवाज आई, यस प्रिंसेस मम्मा, हम आपके बच्चे, आप हमें अपने डैड से दूर क्यों ले जा रही हो मम्मा। फिर दूसरी मीठी आवाज आई, बोलो ना मम्मा, आप हमें डैड से दूर क्यों ले जा रहे हो। अनन्या अपने कोख से आने वाले उन सवालों को सुनते सुन्ना से हो गई। फिर तीसरी आवाज आई, हमें डैड से दूर नहीं जाना मम्मा, हमें हमारे डैड चाहिए। फिर 3 मीठी आवाज एक साथ आई, हमें मम्मा डैड एक साथ चाहिए मम्मा, हमें हमारी पूरी फैमिली चाहिए। उसी के साथ वो आवाज आनी बंद हो गई। अनन्या के पैर लड़खड़ाने लगे थे, उसके आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वो अपने कोख में अब भी हाथ रखे वैसे ही खड़ी थी जैसे उसमें जान ही न हो। तभी अनन्या झट से अपने आंसू साफ कर अपने कोख के तरफ देखते बोलने लगी, जिस डैड की आप बात कर रहे वो आपके डैड नहीं है, नहीं है वो लोग आपके पिता, जो आपके वजूद आने से पहले मिटने के बारे में सोचे। वो कभी किसी का फादर नहीं हो सकता, कभी नहीं। हम हैं सिर्फ आपकी मम्मा, आपकी दुनिया है सिर्फ आपकी मम्मा, हम आपके माता पिता दोनों बनेंगे। आप लोगों को कभी हम आपके डैड की कमी महसूस नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा। पर हमारे बच्चे वो आपके डैड नहीं है, नहीं है। इतना बोलते अनन्या अपने आंसू साफ कर तेजी से उस गेट से बाहर निकल तेजी से उस रास्ते से बढ़ने लगी। पूरा सुनसान इलाका जहाँ एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी, पर अनन्या के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। थोड़ी देर चलाने के बाद उसको एक टैक्सी नजर आई। अनन्या उस टैक्सी के पास बढ़ गई और एक नज़र पीछे मुड़ थरीविल को देखने लगी। फिर से उसके सामने अर्थात अर्जिता अपार्थ के चेहरे के साथ हर एक यादें घूमने लगे जो वो वहां बिताई थी। वैसे ही अनन्या के कानों में अनिता, नीलम और सुनैना जी को जहर से भी कड़वी बातें सुनाई देने लगे, जिसे अनन्या झट से उस विल से अपने नजरें फेर ली और टैक्सी के अंदर बैठ गई। वैसे वो टैक्सी आते बढ़ने लगी, छूटने लगा थरीविल। अनन्या एक तक सामने देखते हुए बोली, जरूर नहीं हर मोहब्बत कामयाब हो, कुछ मोहब्बत का अधूरा रहना भी जरूरी है। ये प्रिंसेस आजाद हो चुकी हमारे थरी डेविल। उसी के साथ अनन्या चल पड़ी एक नए सफर, एक नई दुनिया में। वही दूसरे तरफ अर्थात अर्जात अपार्थ जो पूरे दिन अपने सर्जरी में बिजी थे, जहां उनको एक पल के लिए भी सांस लेने तक का वक्त नहीं मिला था। तीन हार्ट केस आए जिनको उनके सिवा कोई हैंडल नहीं कर सकता था। वो तीनों अब भी ओटीपी के अंदर सर्जरी कर रहे। तभी अचानक उन तीनों के दिल में एक बहुत अजीब असहनीय दर्द उठाने लगा, जिसे उन तीनों के जिस्म से पसीने किसी पानी के तरह बहाने लगे। उनका दिल जैसे धीरे धीरे अपने गति कम कर रहा था, जिसे उनके आंखों के आगे अपने प्रिंसेस का चेहरा नजर आने लगा। एक बहुत बुरा एहसास होने लगा, जैसे उनकी प्रिंसेस उनसे दूर जा रही हो। खुली आंखों से उनके आंखों के आगे ये सपना दिखने लगा था। वैसे उनके हाथ ऑपरेशन करते रुक चुके थे। 3 ओटीपी के अंदर तीनों के हालत खराब ही रहे थे। साथ ही ऑपरेशन चलाते पेशेंट की, जिसको देखते वहां खड़े नज एक दूसरे का चेहरा देख पेशेंट के हालत बिगड़ते देख अर्थात अर्जाता अपर्थ से डरते हुए बोलने लगे, सर पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो रही है। वैसे ही अर्थात अर्जित अपार्थ अपने होश में आए और उन नस को अपने जलती नजरों से देखते अपने ध्यान ऑप्शन में लगाने की कोशिश करते इतनी तेजी से ऑपरेशन करने लगे जैसे कोई मशीन हो। उनको इतनी स्पीड से करता देख वहां खड़े हर एक स्टाफ के आंखें फैल गए और वो लोग जैसे सुन्ना हो चुके हो। एक जिंदा इंसान के बॉडी को वो तीनों डॉक्टर इस तरह से चीर फाड़ कर रहे थे जिसको कोई इंसान सब्जी को भी इतनी बेरहमी से नहीं करता हो। अर्थात अर्जित अपार्थ ऑपरेशन करते अपने लाख कोशिश करने के बावजूद अपना ध्यान अनन्या से नहीं हटा पा रहे थे। साथ ही अपने अंदर उठाते अजीब से एहसास को मिटा नहीं पा रहे थे। पूरे 24 घंटे का ऑपरेशन वो तीनों 12 घंटे में पूरा कर चुके थे। उसी के साथ तीनों तेजी से अपने ऑपरेशन क्लॉथ ग्लास को निकल फेंकते तेजी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। वो भी एक साथ अलग अलग ओतप से निकले। वैसे ही उनके नजर एक दूसरे पर गए। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तीनों के आंखें भयानक लाल हो चुके थे। तीनों अपने चेहरे से मास्क हटाते हॉस्पिटल से तेजी से बाहर निकलते और अपने कार में बैठ फुल स्पीड के साथ थरीविल के तरफ बढ़ गए। साथ ही अपने हाथों लैपटॉप में अपने उंगलियों को चलाते थरीविल का सीसीटीवी ऑन कर पूरे विल में अपने नजरें दौड़ते अनन्या को हर एक जगह देखने लगे, पर उनको उनकी प्रिंसेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी, जिसे उनका डर, उनके बेचैनी, उनका दर्द और ज्यादा बढ़ने लगा। तीनों अपने उंगलियों को लैपटॉप पर किसी मशीन के तरह दौड़ते जा रहे थे और एक पल के लिए भी तीनों लैपटॉप से अपने नजरें नहीं हटा रहे थे, यहाँ तक अपने पलक भी नहीं झपका रहे थे। पर थरीविल में सभी तरफ देखने पर भी अनन्या उनको कहीं नजर नहीं आई, जिसे तीनों कुछ देर पहले का सीसीटीवी ऑन कर देखने लगे, जिसको देखते तीनों के आंखें इतनी भयानक होने लगे कि जिसका ऑरा और एहसास महसूस करते ड्राइवर कांपने लगा था। तीनों लैपटॉप को उठा कार के बाहर फेंकते जोरों से चीखे, प्रिंसेस
उसके आवाज इतनी भयानक और डरावनी थी कि एक पल के लिए रास्ते में चलाने वाली गाड़ियां सभी एक झटके से रुक से गए। तीनों अपने गर्दन किसी शैतान के तरफ घूमते चीखे, "You seem to be fond of dying." जिसे ड्राइवर कार के पूरे स्पीड तोड़ते कांपते हुए बोला, सॉरी सॉरी सर। तीनों अपने फोन निकल घूरते हुए बोले, "नीड डिटेल्स ऑफ एवरी व्हीकल गोइंग फ्रॉम मुंबई एंड दैट टू विद इन 5 मिनट्स अदरवाइज।" इतना बोलते तीनों कॉल काट हुआ और उसी के साथ उनके कार थरी के व्हील के अंदर तेजी से बढ़ते हुए एक झटके के साथ रुकी। उनके कार थरी व्हील के पार्किंग में जाकर एक झटके से रुकी। ड्राइवर या गार्ड को या आकर उनके कार का दरवाजा खोलते उसे पहले वो तीनों एक झटके से कार से बाहर निकाल तेज कदमों के साथ थरी व्हील के अंदर बढ़ते जोरों से चीखे, "नज।" वैसे ही वो तीनों नज जो अनन्या के कमरे में खड़ी शौक से कांप रही थी, ये आवाज सुनते उनके रूह तक कांप उठे और तीनों एक दूसरे का चेहरा देख हवा के रफ्तार से दौड़ते हुए नीचे हॉल में अर्थात अरजात अपार्ट के सामने अपने सर झुकाए खड़ी थी। उनका जिस्म इतना कांप रहा था कि वो तीनों नज ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उनके मुंह से जैसे एक आवाज तक नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके सांसें भी रुक चुके हो। उन तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक बार नजारे उठा भी सके। अर्थात अरजात अपार्थ उनको अपने खौफनाक लाल नजरों से किसी हैवान के तरह घूरते अपने डरवानी आवाज से धीरे मगर बहुत खौफनाक तरीके से बोल, "वेयर इज द प्रिंसेस?" वो तीनों नस के आंखों से आंसू बहने लागे। वो तीनों चाहकर भी अपने लाख कोशिश करते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जिसको देखते अर्थात अरजात अपार्थ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। तीनों इस बार चीखते हुए बोले, "वी आस्क्ड वेयर इज द प्रिंसेस? द आंसर वाज दैट एनीवन विल फाइंड हर डेड बॉडी टू।" उनके आवाज उनके चीखे इतने भयानक थे कि उन नस के साथ पूरा थरी व्हील तक कांप उठा। वो तीनों नस उन तीनों डॉक्टर के पैरों पर गिर रोते हुए अपने हकलाते जबान से बोलने लगी, सो सॉरी 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 सर। हाँ, हमें ना नहीं पता मैम। मैम कहाँ है? आई। इतना सुनते अर्थात अरजात अपार्थ उन तीनों नस को अपने पैरों से धक्का देते चीखते हुए बोले, "तुम्हें कैसे नहीं पता? हाँ, हमारी प्रिंसेस कहाँ है? डॉट 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 तुम्हें यहाँ किस लिए रखा था? हमने कहा है हमारी प्रिंसेस? तुम्हें उसको संभलने के लिए रखा था ना? तुम्हारे आंखों के सामने से कैसे गायब हुई? कैसे?" ये बोलते तीनों के चेहरे आंखें किसी शैतान के तरह लाल हो चुके जो उन नस को घूरे जा रहे थे। फिर अर्थात अरजात अपार्थ उन नस के सामने अपने घुटनों के बल बैठ उनको एक तक देखते बोले, "हमारी प्रिंसेस को संभालने के बजाय तुम लोग आराम फरमा रहे थे, राइट?" वो तीनों नज अपने चेहरे झुकाए रोते हुए अपने गर्दन ना में हिलाने लगी। तभी अर्थात अरजाता पार्थ उनको देखते फिर से चीखे, राइट? वो तीनों नस कांपते हुए पीछे सरकते अपने हकलाते जबान से बोलने लगी, सॉरी सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर, हाँ, हमें मैम ने वो बोला था। हाँ हमने मान। वो नज आगे कुछ बोलती उसे पहले अर्थात अरजात अपार्थ तीनों का फोन एक साथ रिंग होने लगा। वैसे ही तीनों अपने जलती नजरों उन नस को देखते अपने फोन पिक किए। वैसे ही सामने से कांपते हुए आवाज आई, सर हाँ, हमने पूरा मुंबई ब्लॉक का कर दिया है पर मैम का कुछ पता नहीं चला है सर। और 12 घंटे पहले करोड़ों गाड़ियां यहाँ से निकली है सर को सामने वाला आगे कुछ बोलता अर्थात की घूरते हुए अपने धीरे मगर खौफ फैलाने वाली आवाज से बोला, "Whatever you do, I want information about all the cars. Locate that car at any cost or be prepared to die." अरजात उसी तरह, "We want a princess at any cost or else be prepared for a merciless death." अपार्थ got that car number. सामने से कांपते हुए आवाज आई, नो सर, वो सी कैमरे साइड उसका कार का नंबर नहीं है सर। और आपके विल के इलाके में और कोई घर या और कोई कैमरा नहीं था सर, इसलिए पर हमने उस एरिया से निकलने वाली कारों का लास्ट वीडियो मिला जिसने 1000 गाड़ियां निकले हैं। हमने सबका पीछा किया। हमें पता लगा थोड़ा टाइम लगेगा। अर्थात अरजात अपार्थ 10 मिनट के अंदर वो सभी कार कहाँ गए सबकी हिस्ट्री चाहिए। इतना बोलते तीनों कॉल कट कर दिए और उन नस को घूरते अपने डरवाने आवाज से बोले, "मौत तो तुम लोगों को मिलेंगे, बट इफ यू वांट अ गुड डेथ देन प्लीज प्रे दैट वी गेट अ प्रिंसेस सून।" इतना बोलते अर्थात अरजात अपार्थ विल से बाहर निकल अपने कार के पास जाते अपने कार को मुंबई के हर एक रास्ते में तेजी से दौड़ने लगे और बेचैन से चारों तरफ अपने नज़ारे घूमते जा रहे थे। इस वक्त पूरा मुंबई बंद था है, हर एक रास्ते में ट्रैफिक जमा थे। एक तरह वहां बड़ा धमका ही हुआ था जिसे पूरा मुंबई हिल रहा था। हर एक इंसान रोका गया था सिर्फ अर्थात अरजात अपार्थ को छोड़, जिनके गाड़ियां हर एक सड़कों पर दौड़ रहे थे। साथ ही उनके आदमियों के मुंबई के है एक इलाके हर एक रास्ते को रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा छन मारा जा रहा था।
वही सिगानिया, जिंदल, ओबरॉय मैंशन में ये खबर पहुंच चुकी थी कि उनके बेटों ने क्या किया है। अजीत जी, संदीप जी, निर्माण जी, अनिता जी, सुनैना जी, नीलम जी सभी ओबरॉय मैंशन के हॉल में बैठे हुए थे। अजीत जी, संदीप जी, निर्माण जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो बार बार किसी को कॉल किए जा रहे थे। वही अनिता जी, सुनैना जी, नीलम के चेहरे पर परेशान और घबराहट के भाव थे। अनिता जी, संदीप जी को देखते हुए अपने घबराए हुए स्वर में बोली, क्या हुआ, कुछ पता चला जी? अजीत जी गुस्से से फोन को फेंकते चीखते हुए बोले, तुम्हारे शहजादे इतना बड़ा कांड करके हमारा कॉल इग्नोर कर रहे हैं, उनके हिम्मत भी कैसे हुई? डॉट 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 अगर वो लोग इतना बड़ा कारनामे अपने बेहुदगी के लिए किए होंगे न, तो उनको मेरे से कोई नहीं बचा पाएगा। पूरे मुंबई को रोक कर रख दिए है, जहां एक एक सेकंड में लोगों की लाशें बिछ रहे हैं। उन्होंने किसी को मतलब किसी को भी जाने नहीं दे रहे, एक डेलवारी पेशेंट तक को भी नहीं, पूरा रास्ते ब्लॉक कर चुके हैं, किसी को हिलाने तक को इजाजत नहीं दिए हैं। अंदाजा भी उनके इस हरकत पूरे देश में कितने दंगे शुरू हो चुके हैं। सुनैना जी, प्लीज आप लोग शांत हो जाए, हम जानते हैं हमारे बच्चे बिना किसी वजह के कुछ नहीं करते, उन्होंने जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो जरूर इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। आप लोग प्लीज कैसे भी करके पता कीजिए हमारे बच्चे कैसे है, क्या हुआ है जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। संदीप जी सुनैना जी के तरफ गुस्से से देखते चीखते हुए बोले, इतने देर से हम लोग वही कर रहे हैं कि आपने उन शहजादों के इतने बड़े कांड करने की वजह क्या है, पर आपके वो बेटे अपने बाप को इस तरह इग्नोर कर रहे जैसे उनका हमसे कोई मतलब ही न हो। निर्माण जी, इस बार उनको हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे जो भी हुआ हो, पर पूरे चलते हुए समय को रोकने की कोशिश किए है। वो लोग लाखों करोड़ों मासूमों के जान सिर्फ उनके वजह से जा रहे हैं। नीलाम, प्लीज शांत हो जाए, आप हमारे बच्चों को ऐसे मत बोलिए, जरूर कुछ बहुत बड़ी वजह है, वरना वो खुद डॉक्टर हैं, उन लोगों से अच्छा कौन समझ सकता किसी की जान की कीमत क्या होती है। हमारे बच्चों को बुरा भला मत बोलिए, आपको लोग आपके ही खून है। वही अर्थात अर्जात अपार्ट मुंबई के हर एक रास्ते, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, हर एक जगह फुल स्पीड के साथ दौड़ते चप्पा चप्पा छाना मारा जा रहा था। उनके आंखें किसी चील के नजरों के तरह अपने प्रिंसेस को ढूंढ रहे थे। ऐसे ही पूरे 10 घंटा बीत चुके थे, पूरे रास्ते बंद थे, वो तीनों किसी पागल के तरह ढूंढ रहे थे, पर उनको अपने प्रिंसेस का नमो निशान नजर नहीं आया। उन तीनों के आंखें जो खून से गहरे लाल थे, उसमें एक बहुत बड़ा डर भर चुका था, यहाँ तक उनके आंखों में नमी छाने लगे थे। तीनों सुनसान रास्ते में फुल स्पीड के साथ अपनी कार को दौड़ा रहे थे, तभी उनका फोन रिंग हुआ। तीनों झटके से अपनी कार रोकते अपने फोन को देखने लोग, वैसे ही तीनों कॉल पिक किए, सामने से हकलाते हुए आवाज आई, सॉरी सा सर मैम का कुछ कुछ पता नहीं चला। अर्थात अर्जात अपार्थ खामोश रहे, कुछ भी नहीं बोले। वैसे ही सामने से फिर आवाज आई, सर हाँ, हम ऐसे ऐसे मुंबई और रोक न नहीं सकते, करोड़ों लोग की जान जा चुके हैं, लोग दंगे करने लगे हैं। अर्थात अर्जात अपार्थ एक तक सामने देखते बिना किसी भाव के बोले, लेट एवरीवन गो। इतना बोलते कॉल काट करते फोन को पीछे सीट पर फेंक दिए। कुछ देर तक तीनों वैसे ही खामोश एक तक सामने देखते रहे, फिर एक दूसरे के तरफ अपने लाल नजरों को घूमते तेजी से वहां से थरीविल के तरफ बढ़ गए, और कुछ ही देर में उनके कार थरीविल के पार्किंग में जाकर रुके। तीनों अपने कार से बाहर निकल सीधे विल के अंदर चले गए, जहां हॉल पर वो तीनों नज अपने सर झुकाए वैसे ही खड़ी कांप रही थी। वैसे अर्थात अर्जात अपार्थ के कदम अपने जगह ही रुक गए, और तीनों अपने खून से गहरी नजरों को उन नस के तरफ घुमाए। वो तीनों जो कांप रही थी, जैसे उनके सांसें ही रुक गए, उनका मौत से भी भयानक डर लग रहा था। अर्थात अर्जात अपार्थ कुछ देर तक उनको वैसे ही देखते ही रहे, फिर बिना कुछ बोले उनसे अपने नजरें फेर ऊपर के तरफ बढ़ गए। तीनों सीधे अनन्या के कमरे में गए, जहां अनन्या की खुशबू उसके एहसास थे, पर एक अजीब से शांति थी जो बयां कर रही थी वो जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। तीनों उस रूम में अपने प्रिंसेस की खुशबू का एहसास होने लगा था। तीनों के कदम दरवाजे पर ही रुक गए, और उस कमरे से आती खुशबू को महसूस करते तीनों गहरी गहरे सबसे लेने लागे। उनके चेहरे पर एक सुकून के साथ हल्के मुस्कान खिल गए। तीनों अपने आंखें खोल मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आते बोलने लगे, प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस, कहाँ हो तुम, आओ हमारे पास। वी री आर यू प्रिंसेस, तुम्हें पता है ना, तुम्हें हम नहीं देखते कितने बेचैन हो जाते हैं, इसलिए जल्दी हमारे सामने आओ बच्चा। प्रिंसेस आओ ना हमारे पास, कहाँ छुपी हो प्रिंसेस। उन तीनों के आवाज उस कमरे में गूंज रहे थे, जहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। अर्थात अर्जात अपार्थ पूरे रूम में इधर उधर देखते बार बार अनन्या को मुस्कुराते हुए पुकारे जा रहे। वो तीनों पूरे कमरे में हर एक जगह चेक करते बोले जा रहे थे, कहाँ छुपी हो तुम प्रिंसेस, हमें पता है तुम हमारे साथ गेम खेल रही हो, कितनी नटखट हो चुकी हो तुम, पर अब बहुत हुआ, हमें तुम्हारा ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, इसलिए जल्दी हमारे सामने आओ।
ये बोलते तीनों के चेहरे पर बेचैनी डर नजर आने लगे थे, पर फिर भी वहां एक आवाज नहीं आई। वहां अनन्या होती तभी तो आवाज आती, पर वहां उन तीनों के सिवा कोई नहीं था। तीनों के चेहरा पर अब गुस्सा नजर आने लगा था। तीनों अब गुस्से से घूरते हुए बोलने लगे, हमने कहा ना प्रिंसेस, हमें तुम्हारा ये गेम पसंद नहीं आ रहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हमने कहा हमारे सामने आओ प्रिंसेस, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सामने आओ प्रिंसेस, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे दे है। प्रिंसेस हमारे सामने आओ, हमें सताने के लिए, हमें तड़पने की तुम्हें बहुत बड़ी पेनिशमेंट मिलेगी, इसलिए जल्दी से सामने आओ। अगर तुम हमारे हाथ आई तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या हम करेंगे। सामने आओ प्रिंसेस। प्रिंसेस, प्रिंसेस। तीनों गुस्से से चीखने पूरे रूम सामन को फेंकते देखे जा रहे थे। उनके दर्द, उनके तकलीफ, उनके घबराहट क्या थे बयां नहीं किया सकता था। तभी अर्थात सामने टेबल के सामान को फेंकने वाला था, वैसे ही उसके नजर वहां रखे लेटर पर गए। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद।